पीएनसी लगाए थे क्या? पीएनसी के क्वेश्चन एडवांस वाली बुकलेट के लगाए थे क्या? नहीं लगाए? तुम लोग क्या कर रहे हो आजकल? तुम लोग पे तो टाइम है। कब छुट्टी थी क्लास? हाँ, 10 मिनट हुए क्या? कितने बच्चे और बाकी? हाँ, 7-8 ही है क्या? घर चले गए क्या? घर चले गए? कुछ घर चले गए? कितने दिन आएंगे? मैं आया 2 मिनट में फिर, हाँ? अपनी कर लेते हैं फिर स्टार्ट, है ना? चल, ठीक है। तो मैं कुछ प्रॉपर्टी के क्वेश्चन लाया था, है ना? वो देख लेते हैं, है ना? चलो देखें। ध्यान दो। ठीक है, पहले देखते हैं। एक सेट ए है, 1 0 -1 और 2 का। Then which of the following statements are correct? A square matrix of order 3 is constructed whose elements are from the set A. Then the property that matrix is a skew matrix. इन एलिमेंट्स का यूज करके हम कितने डिफरेंट स्क्यू मैट्रिक्स बना सकते हैं? पहले तो टोटल कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं? टोटल कितने 3 × 3 के मैट्रिक्स बना सकते हो यूजिंग दीज 4 एलिमेंट्स? इन 4 एलिमेंट्स का यूज करके हम टोटल कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो 9 ब्लैंक्स हैं। हर ब्लैंक को भरने के कितने तरीके होंगे? 4 4 4। तो टोटल कितने बन सकते हैं? 4 की पावर 9। स्क्यू सिमेट्रिक कितने बनेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक कौन से होते थे? इसमें डायगोनल वाले तुम्हारे कैसे होते थे? 0। और ये एक दूसरे कैसे होते थे? नेगेटिव। तो इनको बनने का एक एक तरीका, इसको बनने का एक तरीका, इसको बनने का एक तरीका, इसको बनने का एक तरीका, इसको बनने का, इसको बनने के तरीके, या 1 से या -1 से या तो 0 से। 2 नहीं बन सकते क्योंकि अगर तुमने यहाँ 2 भरा तो यहाँ के लिए -2 तो तुम्हारे पास है ही नहीं ना। इसको बनने के तरीके 3, इसको बनने के 3, इसको बनने के भी 3, और बाकी इनको बनने का एक एक। 27/4 की पावर 9। पहले बिल्कुल सही है, आ रहा होगा। A square matrix of order 3 is constructed, then the property that matrix is symmetric. तो सिमेट्रिक के लिए नीचे तो कितना आएगा? 4 की पावर 9। ऊपर यहां कुछ भी भर सकते हैं, यहां कुछ भी भर सकते हो। तो इसको बनने कितने? 4 4 4, 4 का क्यूब। इसको बनने के कितने तरीके? सिमेट्रिक में क्या होता है, ये और ये प्लेस हम सेम भरेंगे। इसको बनने के कितने तरीके? 4। और इसको बनने का फिर एक, इसको बनने के 4, इसका एक, इसको बनने के 4, इसका एक। वापस से कितना? 4 का क्यूब। कितना चाहिएगा? 1/4 की पावर 3। 1 कितना? 64। ये भी सही है, आ रहा है ना? सिंपल है। तो लास्ट, a function f a to a is defined such the property that function is on to। a से a में हमें फंक्शन करना है और फंक्शन को ऑन टू करना है। मैं देता हूं a से a में टोटल कितने फंक्शन होंगे? a से a में टोटल कितने फंक्शंस होंगे? टोटल फंक्शन फ्रॉम a to a। यहां भी 4 एलिमेंट्स है, यहां भी 4 एलिमेंट्स है।
यहाँ भी 4 एलिमेंट्स, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स। तो एक फंक्शन कब बन के तैयार होता है? एक फंक्शन कब बन के तैयार होता है? इसको हमें इन चारों में से किसी एक से चिपकाना पड़ेगा। इसको चिपकाने के तरीके चार, इसको चिपकाने के चार, इसको चिपकाने के भी चार, इसको चिपकाने के भी चार। तो टोटल कितने फंक्शंस होंगे? 4 की पावर 4। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, तो 4 से 4 में कितने ऑन टू फंक्शन होंगे? ऑन टू मतलब क्या होता है? इन चारों का यूज होना चाहिए। इन चारों का यूज कब होगा? जब इन चारों को इन चारों में एक एक करके बांट दोगे। सीधा 4 को 4 जगह बांटने का 4 फैक्टोरियल। 24 अपॉन कितना? 64 इंटू 4 से घटा 6, 3/32। ये भी सही है पक्का। लास्ट वाला क्या है? A function a to a is defined and f is onto then the property that एक फंक्शन हमने डिफाइन किया एंड f is onto, ये अपन को दिया हुआ है, then the probability that f of I is not equal to I। इस बार क्या? बिल्कुल सही कहा। तो इस बार है ना f is onto, तो इस बार टोटल कितने फंक्शन है तुम्हारे पास? 4 फैक्टोरियल। और कोई भी अपने जोड़ीदार के पास ना जाए, f of I I के पास ना जाए। तो 1 1 के पास ना जाए, 0 0 के पास ना जाए, तो बेसिकली क्या हो गया? इन चारों का डीरेंजमेंट। D4 कितना आएगा? 9। 9 बाय कितना? 24। 3 बाय कितना? 8। ठीक है ना? ये तो आसान था। पक्का आ रहा है ना? चलो। A normal coin is tossed कितना? 6 times. If P is equal to A by B, where A and B are relatively prime positive integer, denotes the chances that there will be exactly one sequence of three consecutive heads. Exactly one sequence of three consecutive heads in 6 tosses. अच्छा क्वेश्चन है। Exactly one sequence of three consecutive heads in 6 tosses। 6 टॉस की हमने, एक बार एच 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 आना चाहिए। किसके बनेंगे? ये देखो पहले 3 टॉस की हेड आ जाए। अच्छा अगला हेड आ सकता नहीं आ सकता? अगला हेड आ सकता है कि नहीं आ सकता चौथा वाला? क्योंकि अगर सोचो अगला हेड आ जाता तो एक सीक्वेंस ऑफ 3 हेड ये आता और एक और सीक्वेंस ऑफ 3 हेड ये आ जाता ना। पक्का अगर 3 एच अगर आ गए तो अगला फिर पक्का क्या होगा? टेल। पिछला। और फिर यहां पर सोचो कुछ भी आ जाए, यहां पर कुछ भी आ जाए, या 3 हेड सेकेंड टॉस से आना स्टार्ट होता, फिर यहां पे सोचो पक्का टेल ही आएगा, यहां पर क्या आ जाए? कुछ भी। या तो 3 हेड यहां से आना स्टार्ट हो, सॉरी यहां पे तो टेल होना चाहिए, यहां पे आ जाए क्या? कुछ भी। यहां पे आ जाए क्या? कुछ भी। हाँ, लास्ट में टी आएगा, सॉरी लास्ट में क्या आएगा? टी। या आखिरी तीनों कैसे आ जाए? हेड, यहाँ टी, यहाँ कुछ भी, यहाँ कुछ भी। टीचर किस बनेंगे, है ना? चलो, तो इसका आंसर कितना आता? 1/2 1/2 1/2, यहाँ भी 1/2। 1/2 की पावर कितना? 4। इसका 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 की पावर कितना? 5। कुछ भी का तो 1 ही होगा ना। यहाँ भी देखो 1/2 की पावर 5। यहाँ कितना आएगा? 1/2 की पावर कितना? 1/16 1/16 1/8 1/32 1/32 1/16 2/16 कितना था? 3/16। ठीक है ना? 3/16 ये आ गया ना। तो 3 + 16 + 1 कितना? 4। तो आसान नहीं था ये, कुछ आया नहीं आया। पक्का ना?
चलो आगे, चलो अगले लिखते हैं। Sorry. There are 6 Indian and 8 Australian players available. 5 players are selected at random and made to wear Indian team jersey. The remaining 9 are made to wear Australian team jersey. If the probability that number of Indian players wearing Australian jersey plus number of Australian players wearing Indian jersey is not a prime number is m by n. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 5 इंडियन प्लेयर हैं, 8 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, हमने रैंडमली, सॉरी 6 इंडियन प्लेयर है, 6 इंडियन प्लेयर है, 8 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, हमने रैंडमली इनमें से 5 को सेलेक्ट किया और उनको इंडियन जर्सी पहना दी, है ना? तो नंबर ऑफ प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स वेयरिंग ऑस्ट्रेलियन प्लस नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन वेयरिंग इंडियन, ये तुम्हारा प्राइम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना? चलो भाई, ठीक है, तो केस बनेंगे। या तो हमने जो इंडियन जर्सी पहनाई होगी, जो इंडियन जर्सी हमने पहनाई होगी, इंडियन जर्सी जो हमने पहनाई होगी वो कितने इंडियंस को पहनाई होगी उसमें केस बना ले। तो इंडियन जर्सी हमने जो पहनाई वो मान लो पांचों की पांचों इंडियन को ही पहना दी, पांचों के पांचों हमने मान लेते हैं इंडियन को पहना दी, केस बना रहे हैं, है ना? तो पक्का एक इंडियन होगा जिसने ऑस्ट्रेलियन पहना होगा, एक इंडियन होगा, ठीक है ना, जिसने ऑस्ट्रेलियन की जर्सी पहनी होगी, एक इंडियन होगा जिसने ऑस्ट्रेलियन की पहनी होगी, और कितने ऐसे ऑस्ट्रेलियन होंगे जिसने इंडियन की जर्सी पहनी होगी? एक भी नहीं होगा ना, एक भी नहीं होगा ना। पांचों की पांचों जो इंडियन जर्सी थी हमने पांचों की पांचों इंडियन को पहना दी, तो एक इंडियन ऐसा होगा जिस पर ऑस्ट्रेलियन जर्सी होगी, और एक भी ऑस्ट्रेलियन ऐसा नहीं होगा जिस पे इंडियन की जर्सी होगी, क्योंकि पांचों जर्सी तो यहीं खत्म होगी ना। तो टोटल कितने लोग हो गए? एक, और एक तुम्हारा प्राइम, नॉट प्राइम चाहिए, प्राइम चाहिए, नॉट प्राइम चाहिए ना, ये केस आएगा। पिछला हमने केस क्या बनाया कि जो हमारे पास 5 इंडियन जर्सी थी वो हमने कितने इंडियंस को पहनाई, ये हमने केस बनाया। या तो हमने जो 5 इंडियन जर्सी थे हमने पांचों इंडियंस को पहना दी, तो एक ही इंडियन तो बचा जिस पर ऑस्ट्रेलियन जर्सी जाएगी। सेकंड केस क्या होता? या तो हमने जो इंडियन जर्सी थी वो 4 को पहनाई, 4 को इंडियन जर्सी पहनाई, ठीक है ना, 4 इंडियंस को इंडियन जर्सी पहनाई, तो 2 ऐसे इंडियंस होंगे, ठीक है ना, 2 ऐसे, और समझे 4 इंडियन को पहनाई और एक ऑस्ट्रेलियन को पहना दी, ऐसा हुआ होगा ना, 5 जर्सी थी अपने पास, तो 2 इंडियंस के पास ऑस्ट्रेलियन जर्सी गई होगी और एक ऑस्ट्रेलियन के पास इंडियन जर्सी गई होगी, तो कितने लोग आगे होंगे? 3, बट ये तो प्राइम हो गया ना, ठीक है ना, ये वाला केस भी नहीं आएगा, ये केस नहीं आएगा ना, नॉट प्राइम चाहिए था ना हमको, नॉट प्राइम आएगा ना, नहीं आएगा ना ये वाला केस। अगला केस क्या होता? इंडियन जर्सी हमने 3 इंडियन और 2 ऑस्ट्रेलियन को पहनाई, तो 2 ऑस्ट्रेलियन ने इंडियन जर्सी पहनी होगी और 3 जो इंडियन होंगे उनने पक्का ऑस्ट्रेलियन जर्सी पहनी होगी, तो कितने लोग आएंगे तुम्हारे? 5, ये भी देखो प्राइम नहीं है। अगला केस, 2 इंडियन और 3 ऑस्ट्रेलियन, तो 3 ऑस्ट्रेलियन ने इंडियन जर्सी पहनी होगी और बचे जो 4 इंडियन होंगे इनने पहना होगा, ये भी प्राइम आ गया, है ना। एक इंडियन और 4 ऑस्ट्रेलियन, 4, यहाँ कितना आता? 5, 9, ये वाला कैसा आएगा? और कौन सा? पांचों के पांचों हमने ऑस्ट्रेलियन के पहना दिए, यहाँ कितने आते? 5, यहाँ कितने आते? 6, 11, केस भी नहीं आएगा, कुल मिला के 2 ही केस आए बस, ठीक है ना, 2 केस आए। चलो ठीक है, अब पहले तो अपन देखते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता? जर्सीज को इन लोगों में बांटने के टोटल तरीके कितने होते हैं? जो तुम्हारे पास कितनी जर्सी हैं? 14 जर्सीज हैं, 14 लोग हैं, जिनको बांटने के टोटल तरीके कितने होते हैं? 14 फैक्टर, समझ ना। अब ये वाला केस और ये वाला केस अपन को चाहिए, तो पांचों इंडियन जर्सी पांचों इंडियन को चले जाए, तो पांचों इंडियन जर्सी पांचों इंडियन को बांटने के 5 फैक्टर, बोलो, सॉरी 6 इंडियन जर्सी थी ना, सॉरी 6 इंडियन में से 6 इंडियन थे, 5 जर्सी थी ना, तो 6 में से 5 इंडियन सेलेक्ट किए, उनमें इंडियन जर्सी बांटने का 5 फैक्टर, बचे कितने? 9, बचे 9 लोगों में बांटने का 9
फैक्टोरियल। पहला केस। सेकंड केस कौन सा था? ये वाला। 5 इंडियन जर्सी में से एक इंडियन जर्सी इंडियन के पास गई। तो पहला सवाल उठता है कि 5 जो जर्सी थी उसमें से कौन सी जर्सी इंडिया के पास जाएगी और वो कौन से इंडियन पे जाएगी, वो बांटने का एक तरीका। बाकी जो बचे कितने जर्सी, बाकी कितने जर्सी बचे इंडियन के? 4। और ऑस्ट्रेलियन के कितने बचे होंगे? 8। 8 और 4 कितने? 12। ठीक है ना? नहीं, नहीं, मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा ना कि बची जो एक इंडियन जर्सी हमने सिलेक्ट करी, एक इंडियन सिलेक्ट किया, उसमें बांट दिया। बची जो 4 इंडियन जर्सी है वो 4 ऑस्ट्रेलियन में जाने चाहिए। तो 4 ऑस्ट्रेलियन सिलेक्ट करने के कितने होते हैं? 8C4। उसमें चारों इंडियन जर्सी बांटने का 4 पेटेल। ठीक है ना? तो टोटल कितनी जर्सी बढ़ चुकी? 5 बढ़ चुकी है। 5 बढ़ चुकी है, बची कितनी? 9। तो बचे 9 लोगों में बांटने का 9। देखिए 9 पेटेल से कटता, 9 से 9 कटता ना, तो कितना बचता? 14, 13, 12, 11 और कितना? 10। ये आता। बोलो कुछ तो। 5 फैक्टल देखो, 5 फैक्टल यहाँ भी है, 5 और 4 ये भी 5 फैक्टल है, 120। 120 ये भी कटता। यहाँ से कितना बचेगा? तो 6। यहाँ से 6 इंटू 8C4 अपॉन 14 इंटू 13 इंटू 11, ये आएगा ना? 6 कॉमन आएगा, है ना? 8C4, 8C4 कितना होता है? 8C4 8765 बाय 24, 6 इंटू 4, ये जाएगा ना? 3 इंटू 7 इंटू 8, 3 इंटू 7 इंटू 5 ना? 3 इंटू 7 इंटू कितना? 5। ठीक है ना? कितना आएगा ये? 35 और 3, 35 और 3 105, 106, 106 इंटू 6 बाय 14, 13, 11। ठीक है? कुछ कट रहा है क्या? 2 से कट रहा है ना? 7। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कट रहा क्या? हाँ 106 कट जाएगा ना? नहीं कट रहा ना? नहीं कट रहा। तो और गंदा है यार। एम प्लस एन आर को प्राइम, कुछ नहीं कट रहा ना? 106 इंटू 3 कितना आएगा? 318 बाय 7 इंटू 13 इंटू 11, 7 इंटू 13 इंटू। समझ में केस कैसे बनाया है? पूछ लो, कोई पार्ट नहीं आया तो। कुछ गड़बड़ क्या क्या? हम्म? क्या बेटा? 8C, 8C4, 24 कैसे कटा? 4 से कटता। अच्छा 2 आता, रे सॉरी 2 आता ना, 70 आएगा। ये 70 आएगा, सॉरी ये 70 आएगा ना, है ना? 70 आएगा तो 71 बनेगा ना? 6 इंटू कितना? 71, ये आ जाएगा ना? बोलो कुछ तो। 6 इंटू 71 और नीचे कितना? 14, 13, 11, 14, 13 और 11। आया पक्का? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? हम्म? आगे चले। In a drawer, Mr. X has 5 pair of socks, each pair of different color. On Monday, he selects 2 individual socks at random from the 10 socks. ठीक है भाई, in the drawer. On Tuesday, he selects 2 of the remaining 8 socks. जो बचे 8 socks है उसमें से 2 select किए. And on Wednesday, 2 of the remaining 6 socks at random. If the probability that Wednesday is the first day, he selects matching socks. अच्छा क्वेश्चन। टोटल 5 जोड़ी सॉक्स हैं,
मंडे को दो निकाले, ट्यूसडे को दो निकाले, फिर वेडनेसडे को दो निकाले, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बार जो मैचिंग सॉक्स हैं वो वेडनेसडे को निकले होंगे? अच्छा क्वेश्चन है। पहले तुम सैंपल स्पेस बताओ, सैंपल स्पेस क्या आएगा? सैंपल स्पेस बता दो, सैंपल स्पेस में क्या लिखोगे? पहले दिन दो सॉक्स निकालने के टोटल तरीके कितने? पहले दिन रैंडमली दो सॉक्स निकालने के कितने तरीके हैं? एनसी टू। अगले दिन दो सॉक्स निकालने के टोटल तरीके? अगले दिन दो सॉक्स निकालने के टोटल तरीके? 62 आ रहा था। अब पहले दिन सोचो मैचिंग सॉक्स नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि वेनेसडे वो पहला दिन था जब मैचिंग सॉक्स निकले थे। तो पहले दिन मैचिंग सॉक्स ना निकले तो बताओ क्या लिखो पर? 5C1 इंटू, बच्चे कह रहे हैं 5C1 इंटू 4C1, क्या ये सही बात है कि नहीं? हाँ? 10C1 इंटू, हाँ, बच्चा कह रहा है 10C1 इंटू 8C1। और कुछ? ये बिल्कुल सही है, इसमें एक बाय टू होगा, क्योंकि हम तो सिंपली दो सॉक्स का सिलेक्शन कर रहे हैं ना, अरेंजमेंट तो नहीं करना। बट यहां तुमने क्या किया, 10 में से एक सॉक निकाला, फिर उसका जो जोड़ीदार है वो नहीं निकाला, अगला निकालने का 8 तरीके। बट यहां से जो अरेंजमेंट हो चुका होगा ना, बट हमको अरेंजमेंट नहीं लेना, एक बाय टू लेना पड़ेगा। चला सनमैनिया। तो पहले दिन दो सॉक्स निकालने के ताकि उसमें पेयर फॉर्म ना हो, क्या था? 10 इंटू 8/2, या कितना? 40। एक और तरीका होता, सोचो 10 में से मैं कोई भी दो निकाल लूं, उसमें से कौन से केस में नहीं चाहिए? 5 केस में नहीं चाहिए, जब दोनों जोड़ी निकल जाते। 10 में से कोई भी दो सॉक निकाल लो, उसमें से वो 5 केस माइनस कर दो, जब समझ गए ना, एग्जैक्टली मैचिंग वाले निकल जाते। तो 10 से 2 कितना होता? 45, 45 माइनस 5, 40 ही आता। पहला क्या आइडेंटिकल क्यों होंगे? एक राइट का एक लेफ्ट का, एक राइट का पेयर का है, एक लेफ्ट का है, तुम्हारे मुझे आइडेंटिकल है क्या? प्लस मुझे तुम्हारे पास। चलो ठीक है। चलो अब मान लो एक रेड सॉक और एक ब्लू सॉक जा चुका है ना? एक रेड बचा होगा, एक ब्लू बचा होगा, दो ग्रीन बचे होंगे, दो येलो बचे होंगे, है ना, दो ऑरेंज बचे होंगे, ये बचे। अब बताओ अगले दिन दो सॉक्स निकालने के कितने तरीके? क्वेश्चन अच्छा बनेगा। अब अगले दिन भी मैचिंग सॉक्स नहीं निकलनी चाहिए, तो मैचिंग सॉक्स अब तुम्हारे पास कितनी बची होंगी? 3 जोड़ी। ये 3 जोड़ी बची होंगी, तो टोटल मैं कह रहा हूं 8C2 में से कोई भी दो निकाल लो, माइनस ये 3 केसेस जब जोड़ी वाले निकल जाते। सोच लो, आया पक्का? अब लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि अब जो दो सॉक्स हमने निकाले होंगे, अगर वो एक रेड और एक ब्लू निकला होगा, तो अगली बार जो हमें दो सॉक्स निकालनी है वेडनेसडे को, उसके लिए 3 ऑप्शन बचेंगे। किस बनाने पड़ेंगे मेरे को, किस बनाने पड़ेंगे, इससे नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? क्योंकि अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे जो दो सॉक्स गए वो एक रेड एक ब्लू था, कि एक रेड एक ग्रीन था, कि एक रेड और एक येलो था, कि एक ग्रीन और एक येलो था। क्योंकि उसमें फर्क पड़ेगा ना कि जो बचे हुए सॉक्स में उसमें कितने जोड़ी वाले मौजूद हैं। केस बनेंगे। चलो पहला केस देना, जो दो हमने सॉक्स निकाले थे इसमें एक रेड और एक ब्लू का, या तो पहला केस हो जाए कि वापस से जो बचा हुआ एक रेड और एक ब्लू है वही सिलेक्ट हो जाए ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को अगर एक रेड और एक ब्लू उठा, तो वेडनेसडे को एक जोड़ी उठाने के कितने तरीके बचेंगे तुम्हारे पास? 3, या दो ग्रीन या दो येलो या दो ऑरेंज। पहला केस। या ट्यूसडे को जो तुम दो सॉक्स निकाल रहे हो उसमें एक तो मंडे वाला था और एक इनमें से था,
तो एक मंडे वाला, तो फिर क्वेश्चन उठता है इन दोनों में से कौन सा, 2C1, और एक इनमें से 3C1। तो एक रेड गया और एक मान लो ग्रीन गया। तो वेडनेसडे को निकालने के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन बचते, 2 ऑप्शन बचते। अच्छा बन गया क्वेश्चन। यार ट्यूसडे को जो तुमने 2 सॉक्स निकाले, वो दोनों इन तीन में से थे। तो इन तीन में से 2 कलर सेलेक्ट करो, उनके एक एक सॉक ले लिए, उनके एक एक सॉक्स ले लिए। अब एक एक सॉक्स लिए और उसमें भी फर्क पड़ेगा कि राइट वाला कि लेफ्ट वाला, उससे फर्क पड़ेगा शायद ना। हाँ, पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैं 10C2 कह रहा हूँ, तो 10 को मैं डिफरेंट मान के चल रहा हूँ ना। 10 को मैं डिफरेंट मान रहा हूँ, तभी तो 10C2 लिख पा रहा हूँ। फर्क पड़ेगा ना, तो फिर यहाँ भी पढ़ना चाहिए शायद। एक रेड और एक ब्लू वाला बचा लिया, और बचा हुआ इन तीन में से कलर लिया। अब उसका राइट पैर कि लेफ्ट पैर, वो भी सोचना पड़ेगा ना। काफी अच्छा बन गया क्वेश्चन। अब इनमें से तीन में से 2 कलर सेलेक्ट किए, उसका राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट। लास्ट दिन सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन बचेगा, है ना। आंसर चेक कर लेते हैं, अभी समझ में आएगा। देखना कैलकुलेट करना कितना रहा है। यहाँ से कितना आएगा 40, इससे कितना आएगा 45। 8 इंटू 7/2, 28। यहाँ से कितना आएगा 15। यहाँ से कितना आ रहा है, ठीक ना, 3। यहाँ से कितना, 8 3 24, 3 और 4 12, ठीक है ना। 12 15 39, 40 इंटू 39 कौन कितना, 45 28 और कितना 15, है ना। आएगा 8 और 9, 3 और 13, है ना। 2 और 7, 26, 21 इंटू 15, ठीक है ना। m+n/11, अच्छा आना चाहिए, 11 से डिजिट आना चाहिए। m+n, 26 + 15 और ये 315 ना, सही है ना, बाय 11। 315 321 341, कट रहा है क्या, पक्का सही है अपना, 31 31। चेक कर लो आंसर। सही है। ये समझ में आया, ये इंटू 2 क्यों किया। कि जब तुमने एक ग्रीन सॉक्स लिया होगा, तो ये भी तो सोचना पड़ेगा कि राइट पैर का लोगे कि लेफ्ट पैर का। या हमने इनमें से 2 सॉक्स लिए अलग अलग कलर के, तो तीन में से 2 कलर लिए। अब 2 कलर मान लो ग्रीन और येलो होते, अब इसका कौन सा, राइट की लेफ्ट, इसका कौन सा, राइट की लेफ्ट। ये जनरली मिस हो जाता है, पता नहीं आया नहीं आया, पक्का ना। चला गए, चलो चलो अगले लिखते हैं। अगला इसका बताओ। In an examination consisting of 4 parts A, B, C, and D, each part containing 30 questions each. ठीक है भाई, हर पार्ट में 30 क्वेश्चन है। If a student randomly attempts the exam, then the probability that he attempts at least 60 questions in the exam. If a student randomly attempts the exam, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने कम से कम 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। तो पहले तो एग्जाम को अटेम्प्ट करने के टोटल कितने तरीके होंगे वो सोचो। एग्जाम को अटेम्प्ट करने के टोटल कितने तरीके होते। 2 की और 9 क्या है ये, क्यों। हाँ, तो वो केस क्यों हटेगा वैसे, क्या लिखा है क्या, इफ स्टूडेंट रैंडमली अटेम्प्ट्स द क्वेश्चन, रैंडमली अटेम्प्ट्स है ना,
तो हो सकता है एक भी नहीं किया अटेम्प्ट, वो भी तो एक अटेम्प्ट करने का तरीका हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में देखो कैसे है नहीं। टोटल कितने क्वेश्चन से 120 है, तो हर क्वेश्चन को या तो अटेम्प्ट करेगा या नहीं करेगा, या तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा या नहीं करेगा, ऐसे 120 क्वेश्चन होते। तो टोटल तरीके कितने होते हैं, 2 की पावर 120। या इसको एक और तरीके से सोच सकते हो कि टोटल 120 क्वेश्चंस में से या तो उसने 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, या 120 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, या कितने किए होंगे, दो। मैक्स टू मैक्स 120 में से कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं, 120। ये तरीका आया, क्योंकि नीचे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 120 आएगा। ऊपर क्या लिखूं, ऊपर उसने कम से कम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, तो देखो ये तरीका, तो कम से कम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो 120 में से कितने अटेम्प्ट करे, 60। ये 120 में से कितने अटेम्प्ट करेगा, 61। ये 120 में से कितने अटेम्प्ट करेगा, 62। या 120 में से कितने अटेम्प्ट करेगा, 120। अब ये क्वेश्चन हो गया बाइनोमियल का, याद है। बाइनोमियल में सेकेंड हाफ सीरीज लिखी है, सेकेंड हाफ सीरीज का सम पूछा गया, और याद है सेकेंड हाफ सीरीज का सम निकालने के लिए क्या करते थे, जो टर्म्स मिसिंग है पहले मैं वो लिख दूं, तो कौन से टर्म मिसिंग है, 120C 0, 120C 1, 120C 59, ये टर्म्स मिसिंग है। अब याद करो 120C 0 और 120C 120 सेम है, 120C 1 और 120C 119 सेम है, 120C 59 और 120C 61 सेम है। तो अगर मैं इतने पार्ट को अगर x नाम दूंगा, तो याद करो ये पार्ट भी क्या होगा, x ही होगा। याद है फर्स्ट हाफ सीरीज का सम या सेकंड हाफ सीरीज का सम कैसे निकालते थे, तो ये पार्ट x है तो ये पार्ट भी क्या होगा, x। तो x प्लस दिस, तो 2x प्लस 120C 60, इसका सम टोटल सीरीज होगा, और टोटल कितना होगा, 2 की पावर 120। तो एक x की वैल्यू, एक x के लिए कितने आएगी, 2 की पावर 120 माइनस का 120C 60 बाय, ठीक इसके लिए है तुम्हारी x की। ऊपर देखो x तो था ही था, साथ में ये भी तो था, तो अपना आंसर कितना आएगा, x प्लस 120C 60, नीचे कितना आएगा, 2 की पावर 120। और x के लिए छाप दो, तो x के लिए यहां छाप दो, तो 2 की पावर 120 माइनस का 120C 60 बाय प्लस 120C 60, बोलो बाय कितना, 2 की पावर 120, बोलो दोस्तों, 2 की पावर 120 प्लस 120C 60 बाय 2 की पावर 121, कौन सा रहा है, कौन सा रहा है, 1/2 प्लस 120C 60 बाय आगरा, आगरा रहा ना, आगरा। ये बाइनोमियल में याद है नहीं है, सेकंड हाफ सीरीज का सम, पक्का ना, कितनी इजी था, पक्का। चला के चलो अगला क्या है, let n positive integers are taken at random and multiplied together, then what is the probability that last digit of the product is 2, 5, 4, 6 or 8? अच्छा क्वेश्चन, इजी है। n पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने लिए, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आखिरी डिजिट होगा उसके प्रोडक्ट का 2, 4, 6 या 8 होगा। क्या करें, तो वो जो 4 नंबर्स होंगे, सोच पा रहे हो उसमें क्या क्या होना जरूरी है और क्या क्या नहीं होना जरूरी है।
अगर उनके प्रोडक्ट का आखिरी डिजिट 2, 4, 6 या 8 है तो पक्का उन सबका प्रोडक्ट इवन है। चारों का प्रोडक्ट कैसा है? इवन। चारों का प्रोडक्ट इवन है ना, तो इन चारों का प्रोडक्ट इवन होना चाहिए। तो इनमें से क्या एन नंबर सेलेक्ट किए, सॉरी एन नंबर सेलेक्ट किए, हाँ एन नंबर्स अगर मैंने सेलेक्ट किए तो इन सब का प्रोडक्ट इवन है। तो इन सब में एटलीस्ट एक इवन नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट वन इवन नंबर अमॉन्ग देम। इन एन नंबर्स में कम से कम एक इवन डिजिट, एक इवन नंबर होना चाहिए। और क्या नहीं हो सकता, जरा सोचो। सोचो इनमें पांच नहीं हो सकता, या पांच का मल्टीपल नहीं हो सकता, पांच नहीं, पांच का मल्टीपल नहीं हो सकता, और 10 का मल्टीपल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 10 का मल्टीपल तो जीरो टाइप का। मतलब इनमें कम से कम एक इवन नंबर होना चाहिए, और एक भी 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, और एक भी 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। नहीं है क्या? अब सैंपल स्पेस क्या लें? उसने ये तो बोला नहीं कि किस किस के बीच में तुम्हें लेना है। उसने तो बोला रैंडमली तुम कोई भी एन पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई भी। सैंपल स्पेस का क्या? तो समझना, यहां पे चूंकि सैंपल स्पेस इनफाइनाइट है, तो हम लोग सैंपल स्पेस को कैसे मानेंगे कि हम जो नंबर सिलेक्ट करेंगे या तो वो इस फॉर्म का होगा, फॉर्म किस फॉर्म का होगा, या तो वो इस वाले फॉर्म का होगा, या तो वो इस वाले फॉर्म का होगा, या मैक्स टू मैक्स सोचो इस फॉर्म का हो सकता है। हम जो 10 नंबर सिलेक्ट करेंगे वो किस फॉर्म के नंबर्स होंगे, हम वो डिसाइड करेंगे। और 10K के तुम्हारे पास कितने नंबर्स अवेलेबल है? इनफिनिट। 10, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू होंगे इन्फिनिटी तक। 10K+1 टाइप के भी तुम्हारे पास कितने नंबर्स है? इनफिनिट। तो सोचो पहले नंबर को सिलेक्ट करने के तुम्हारे पास कितने ऑप्शन थे? 10। पहला नंबर सिलेक्ट करने के कितने तरीके? तो इस फॉर्म में से कौन सा फॉर्म हमने सिलेक्ट किया? 10 तरीके। सेकंड नंबर के सिलेक्ट करने की भी 10, थर्ड नंबर के सिलेक्ट करने की भी 10, सबके सिलेक्ट करने के 10। सैंपल स्पेस क्या आता तुम्हारा? 10⁻। अब शायद ऑप्शन भी समझ में आ रहा होगा। ऊपर क्या लिखूं? तो ये जो हमने n नंबर सिलेक्ट किए इसमें कम से कम एक इवन नंबर होना चाहिए, और 5 और 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मतलब देखो हम 10 के टाइप का नंबर सिलेक्ट नहीं कर सकते, और 10K+5, 10K+5 इस टाइप का नंबर भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो बचे मेरे पास कितने ऑप्शन? 8। तो हर नंबर को सिलेक्ट करने के मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे बताओ? 8। तो कितना आएगा? 8 की पावर n। कुछ तो बोलो, है ना? लेकिन इनमें क्या ये इंश्योर हो जाएगा कि कम से कम एक इवन नंबर सिलेक्ट हुआ ही हुआ है? हमें वो भी तो इंश्योर करना पड़ेगा। वो कैसे इंश्योर करूं? मैंने कहा हर एक नंबर को सिलेक्ट करने के तुम्हारे पास 8 ऑप्शन है, 10K और 10K+5 को छोड़ के। लेकिन अगर वो वाले केस में माइनस कर दूं जब एक भी इवन सिलेक्ट ही ना हुआ, एटलीस्ट का क्वेश्चन है ना, तो एक भी इवन नंबर सिलेक्ट ना हुआ हो तो सिलेक्शन किससे हुआ हो? 10K+1, 10K+3, 10K+5, 10K+7 और 10K+9, इनसे सिलेक्शन हुआ हो। मीन्स कौन से केस माइनस होंगे? सॉरी 10K+5 तो लिया ही नहीं है मैंने। 4 की पावर, पता नहीं आया नहीं आया, 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n अपॉन 10 की पावर। पिछला इसमें पहले 8 क्यों लिखा मैंने? 10 का मल्टीपल और 10K+5 तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें से वो केस माइनस करने पड़ेंगे जब एक भी इवन सेलेक्ट ही ना हुआ हो, जब सारे के सारे ऑड सेलेक्ट हो गए हो। 10K+1, 10K+3, 10K+7 और 10K+9। नहीं है क्या? पक्का? चलो आगे आगे देखते हैं। अगला, a pair coin is tossed 10 times and the outcomes are listed.
let ei be the event that the ith outcome is a head, and en be the event that the list contains exactly m heads. If ei and em are independent, then m is equal to. क्वेश्चन, एक कॉइन को हमने 10 बार उछाला, ई आई क्या डिनोट कर रहा है? ith आउटकम इज हेड, ith आउटकम हेड आए, बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई क्या आएगा? ith आउटकम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। सोच लो, आ रहा है ना? em क्या है? em be the event the list contains exactly m heads, तो exactly m heads आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? exactly m heads आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो पहला क्वेश्चन उठता है, इन 10 में से कौन से m हेड आने वो सिलेक्ट किए, उनमें हेड आने का 1/2 1/2 1/2 1/2, बाकी में टेल आने का भी 1/2 1/2 1/2 1/2। और हमें ये करना है कि ei और em आपस में इंडिपेंडेंट है, तो उनको अब निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ei इंटरसेक्शन, ये अच्छा है। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कैसे निकालें? ये सोचो पहले बोलना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है एक तो ith टॉस हेड आना चाहिए, और ये क्या कह रहा है, एग्जैक्टली उन 10 टॉसेस में m हेड होने चाहिए। तो ये कह रहा है कि जो ith टॉस होगा, ith टॉस होगा वो हेड आना चाहिए, और टोटल इसमें m हेड्स आने चाहिए। तो पहले तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो ith टॉस के हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। बाकी बचे कितने टॉसेस? 9। उन 9 टॉसेस में कितने हेड आएंगे? m-1, 9c m-1। 9 में से m-1 टॉसेस सिलेक्ट किए, उनमें हेड लाने का 1/2 1/2 1/2 1/2, बाकी में टेल लाने का भी 1/2 1/2 1/2। और चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसकी वैल्यू इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 9c m-1, और 1/2 की 9 और 1/2, तो 1/2 की पावर कितना आएगा? 10। और यहां पे तुम्हारे कितना आएगा? तो 10c m 1/2 की पावर कितना आएगा? 11। करता है इससे एक बस्ता, 9c m-1 इक्वल टू 10c m बाय कितना? 2। बोलो दोस्तों, आ रहा है ना? तो अच्छा आ जाएगा। देखो 10 बार m बाहर, 10/m, तो यहां से कितना बचेगा? 9c m-1 ही बचेगा, सीधा कट गया। m कितना आ गया? 20। m कितना आ गया? 20। हाँ, सॉरी 5, सॉरी 5 आया सर। कर लेते हैं एक बार। m 5 मैन, या इसकी प्रोबेबिलिटी, ith टॉस तुम्हारा हेड आना चाहिए और उसमें एग्जैक्टली m हेड होने चाहिए। तो ith को हेड करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बाकी इन 9 में m-1 हेड होंगे। सच में? पक्का? चलो अगले देखते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन है, दो डाइस हैं d1 and d2 has 4 red and 2 blue faces and 3 red and 3 blue faces respectively। ठीक है भाई? A card is drawn from an ordinary pack of 52 playing cards. If it shows a heart or a king, the game continue by throwing a dice d1. And if the drawn card shows a face card, then the game continue with dice d2. One die is thrown at a time. Identify correct options.
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस ऑन फर्स्ट थ्रो ऑफ डाइस। चलो भाई, सिंपल टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है। बोलो, है ना? तो पहले देखते हैं, इफ इट शोज ए हार्ट और किंग, तो एक हार्ट या एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है एक ड्रॉ में? हार्ट के कितने पत्ते? 13। किंग के कितने पत्ते? 3 और, एक तो हार्ट में ही होगा ना। 13 और 3 कितना? 16। 16/52। कौन सा केस है? एक हार्ट या तो एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी। अब इस केस में हमने कौन सा डाइस उछाला? D1। अब इसमें कितने थे? 4 रेड और 2 ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस, रेड फेस लाने के, तो रेड फेस लाने के लिए कितने होंगे? 4/6, 2/3। या जो हमने कार्ड निकाला उसमें क्या निकला? ड्रॉन कार्ड इज अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 12/50। a heart or a king, then the game continues by dash d1. And if the drawn card shows a face card, ठीक है, किंग वाला केस इसमें भी नहीं आएगा, तो फेस कार्ड में भी आएगा। तो अगर किंग आ गया तो क्या डिसाइड करेंगे? D1 की D2? If it shows heart or king, the game continue by throwing dash D1. And if the drawn card shows a face card, the game continues with dice D2। ठीक है, किंग आएगा तो उसको फेस कार्ड नहीं मानेंगे क्या? ठीक है लफड़ा है। ठीक है लफड़ा भाई, क्वेश्चन सही है ना? हार्ट और किंग ना? A card is drawn from an ordinary pack. If it shows heart or king, game continues by throwing dice D1। heart or king, ठीक है ना? क्या है रे? गड़बड़ है इसमें। क्या कर रहे हैं? गड़बड़ है इसमें कुछ, समझ गए ना? हाँ, इन्हें पता है क्या किया है, लेकिन कैसे कर लेंगे? इनने कहा कि जब हार्ट का है और फेस कार्ड नहीं है, हार्ट का है और फेस कार्ड नहीं है, हार्ट का है और फेस कार्ड नहीं है, तो कितने होंगे? 10। तब तो उन्होंने पक्का डाइस 1 को थ्रो किया, है ना? है ना? फेस कार्ड है, फेस कार्ड है और हार्ट का नहीं है, फेस कार्ड है और हार्ट का या किंग का भी नहीं है, फेस कार्ड है और हार्ट का और किंग का भी नहीं है। हाँ, नहीं, एस नहीं होता ना फेस कार्ड, है ना? अगला देखना, फेस कार्ड है और हार्ट का और किंग का नहीं है, तो किंग के हटाए फेस कार्ड बचे कितने? 9, है ना? सॉरी, किंग के हटाए फेस कार्ड तो बचे कितने? 8, है ना? उसमें से हार्ट के भी हटा दो, हार्ट के भी हटा दोगे तो 2 और हट जाएंगे, तो बचे कितने? 6। तो उन 6 में से अगर है तो पक्का डाइस D2 को फेंका। डैश D2 को अगर फेंका तो उसमें रेड फेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/2।
और जिसमें वो वाले केसेस जिसमें ओवरलैपिंग है, ठीक है ना, किंग वाले, हार्ट, किंग वाले, ठीक है ना। तो किंग वाले जो केसेस हैं उसमें आधे टाइम उसने मान लिया ये आया होगा, आधे टाइम ये आया होगा, लोग कह नहीं सकते, गलत है वो। उन्होंने क्या मान लिया कि जो बचे हुए केसेस में आधे टाइम ये आया होगा, आधे टाइम ये उठाया होगा, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी मान ली उसकी। बट उसका कोई सेंस नहीं हो रहा, ऐसे नहीं कर सकते, देना चाहिए ना वो। यहाँ ओवरलैपिंग आ रही है सीधा सीधा, गड़बड़ है कुछ, मैं देख लूंगा इसका। ठीक है, ठीक है, क्या क्या डेफिनेशन कुछ आगे का, ठीक है। अगले का, अगला क्वेश्चन क्या है? A random variable x takes a value x with probability proportional to y is equal to कितना, f of x, where x takes all non-negative integer values and f of x satisfies this, ठीक है ना। मीन्स a random variable x with probability this, अगर कोई random variable x है तो उसकी जो probability होगी p of x वो proportional है किसके, f of x के। तो p of x को मैं मान सकता हूं क्या होगा, k टाइम्स f of x होगा, और f of x इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल ही है, देखो एक्स वाले टर्म एक्स साइड आएंगे ना, डी वाई इक्वल टू कितना आएगा, डी एक्स कॉमन ले लो, तो 5 की पावर माइनस एक्स, 1 माइनस का कितना लॉग 5 माइनस एक्स इंटू 5 की पावर माइनस एक्स इंटू कितना लॉग 5, ये आएगा ना। बोलो कुछ तो, 5 की पावर माइनस एक्स कॉमन आता, 5 की पावर माइनस का एक्स कॉमन आता, बोलो कुछ तो, कितना बचता, 1 माइनस का लॉग 5 माइनस का x log 5 इंटू कितना dx, दिस इक्वल टू कितना dy, ठीक है, सही है ना। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते, देखो 5 की पावर माइनस एक्स, 5 की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना था, 5 की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना था, 5 की पावर माइनस का x log 5 इंटू कितना -1, यह था ना। तो -1 इंटू लॉग 5, तो -1 इंटू लॉग 5 देखो ये आ रहा है, -1 इंटू कितना लॉग 5, ठीक है ना। बोलो कुछ तो, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसका इंटीग्रेशन कितना रहेगा, 5 की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का log 5 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का x इंटू 5 की पावर माइनस का x इंटू log 5 का इंटीग्रेशन ना, ठीक है ना। तो देखो ये और ये तो अच्छा बन रहा है, ये और ये अच्छा बन जाएगा, देखो कैसे, 5 की पावर माइनस एक्स इंटू कितना 1 माइनस का x log 5, देखो इसमें अलग अलग कर लो, तो 5 की पावर माइनस एक्स इंटू 1 और 5 की पावर माइनस एक्स इंटू कितना log 5 और कितना x, ये है ना। और अभी हमने देखा कि 5 की पावर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव आता वो ये आता, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव x को कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 5 की पावर माइनस एक्स को कांस्टेंट, ये बेसिकली क्या लिखा है, 5 की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव, ये लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, सोचो ये आएगा, ये चला, और बचा कौन सा पार्ट, एक पार्ट बच गया था ना, ये लो बच गया ना, माइनस लॉग 5 माइनस का log 5 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ए टू द पावर एक्स का, ए टू द पावर एक्स का कितना आएगा, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए, और लीनियर को तुमने ये माना है तो एक -1 और आएगा, log 5 से log 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल,
प्लस क्या आएगा 5 की पावर माइनस एक्स, कितना आएगा फंक्शन 5 की पावर माइनस एक्स टाइम्स एक्स प्लस का, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स आता है, प्लस सी भी आएगा, सी निकालने के लिए शायद दिया हो कुछ, सी निकालें, एफ ऑफ जीरो क्या था 1, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो ये जीरो बनता, ये 1 बनता, तो सी कितना आ गया जीरो, जीरो आ गया, सी कितना आ गया जीरो, ठीक है ना। पूछा क्या गया है ना, क्या पूछा गया है? पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, है ना। रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स वैल्यू x with probability इतना, when x takes all non-negative integral values, x की वैल्यू कहां शुरू होगी नॉन नेगेटिव, तो x क्या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, अप टू कितना इनफिनिटी तक, एक्स आई ये हो सकता है ना। और p ऑफ एक्स आई क्वेश्चन में दिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एफ ऑफ एक्स के, ठीक है ना, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k ऑफ एफ ऑफ एक्स आई, k कैसे निकालू, k कैसे निकालते थे, तो जो p ऑफ x1 पता है, p ऑफ x2 पता है, तो p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2 प्लस p ऑफ x3 डॉट 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 इन सबका सम, सबकी प्रॉपर्टी का सम 1 होना चाहिए, यहां से कितना आएगा k f ऑफ x1, so k f ऑफ x2 डॉट 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 अप टू सबका सम कितना होना चाहिए 1, ठीक है ना, आ रहा है ना। और x1 x2 x3 तो पता ही है ना मेरे को, xi कितना आएगा देखो, x जीरो स्टार्ट होगा ना, तो p ऑफ x0, p ऑफ x0 आएगा ना, कितना आएगा k इंटू एफ ऑफ जीरो, अगले में क्या आएगा k इंटू एफ ऑफ वन, अगले में क्या आएगा k इंटू एफ ऑफ टू, इन सबका सम कितना आना चाहिए 1, ठीक है ना, यहाँ से k मिल जाना चाहिए, तो k कॉमन ले लो, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू डॉट 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 कितना आना चाहिए 1, एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, लिखा क्या है x प्लस वन अपॉन 5 की पावर x, ये लिखा है ना, जीरो रखो, जीरो रखोगे तो कितना आएगा 1, 1 रखोगे तो कितना आएगा 2/5, 2 रखोगे तो कितना आएगा 3/5², और देखो बड़ा अच्छा एजीबी बन गया, इनफाइनाइट एजीबी बन गया ना, तो इनफाइनाइट एजीबी का सम a अपॉन 1 माइनस का r प्लस r इंटू डी अपॉन 1 माइनस r कितना होल स्क्वायर, सो इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी है 1, सो 5/4, यहाँ से 1/5, यहाँ से कितना 16/25, 5 बाय कितना 16, 25/16 इंटू के, दिस इक्वल टू कितना 1, के इक्वल टू कितना आ गया 16/25, ठीक है ना। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो लेस देन और इक्वल टू 1 तो क्या क्या हो सकता है, या तो x क्या हो सकता है 0, या तो x क्या हो सकता है 1, बोलो कुछ तो, x 0 हो जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी k इंटू एफ ऑफ जीरो, x 1 हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी k इंटू एफ ऑफ 1, ये कॉमन ले लूं, k कितना था 16/25, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ वन, एफ ऑफ जीरो कितना था, एफ ऑफ जीरो कितना था 1, और एफ ऑफ वन कितना था 2/5, ये कितना आएगा 16/25 इंटू 7/5, बोलो ये था ना, और बाहर क्या बैठा हुआ है 25, देखो 25 से 25 कटता, 25 से 25 कटता ना, तो 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 112/5, 112/5,
16/25 आया। हाँ पहले का 112/5 पता नहीं आया नहीं आया। ये समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एफ ऑफ एक्स आई के, ठीक है ना? ये था, और सबका सम हमें पता ही है कितना होता है 1। यहां से हमें क्या मिल जाएगा के। नहीं रहा। ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं। ये कह रहा है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो पी ऑफ एक्स 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो 3 से स्टार्ट कर दो। यहां से स्टार्ट होगा, यहां से लेके इन्फिनिटी तक वापस से एजीपी बनता। बोलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी में है क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखना। यह नहीं आया, लग नहीं रहा कुछ आ रहा है। नहीं आ रहा क्या? हम्म? अगला देखो। A student appears for a quiz consisting of only true or false question and answers all the question. The student knows the answer of some question and guesses the answer for the remaining questions. Whenever the student knows the answer of the question, he gives the correct answer. Assuming that the probability of the student giving the correct answer for a question, given that he has guessed it, is 1 by 2. Also, assume that the probability of the answer for a question being guessed, given that student's answer is correct, is 1 by 6. Probability of the answer of the question being guessed, given that student's answer is correct, is 1 by 6. What is the probability that the student knows the answer of a randomly chosen question? पढ़ पाते हो जल्दी क्वेश्चन को? एसेंस समझ में आता है क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा होगा? बेसिक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को उसके आंसर देने ही देने हैं, है ना? और जिसके आंसर उसको पता है उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी वन है। और जिसके आंसर नहीं पता उसको वो गेस करेगा, और गेस करेगा तो या ट्रू लगाएगा या फॉल्स, तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी सही आंसर लगने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। ऑब्वियस बात है, तो यहां तक तो ऑब्वियस था क्वेश्चन पूरा। यहां से थोड़ा था ऑल्सो अज्यूमिंग दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट इज 1 by 6। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? ये लाइन क्या कह रहा है? मेन लाइन ये है, ये बताओ क्या कहना चाह रहा है? अगर स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने क्वेश्चन को गेस मारा होगा? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 by 6। assume that probability of answer for a question being guessed given that conditional question हो गया, student's answer is correct, given that student's answer is correct, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने क्वेश्चन को गेस मारा होगा? 1/6। तो यहां से अपन को किसकी वैल्यू मिलेगी? g इंटरसेक्शन c अपॉन p ऑफ c 1/6। अब करेक्ट करने के तरीके क्या क्या थे? या तो उसको गेस मानने की जरूरत नहीं है, मतलब उसका आंसर पता ही है और वो सही कर दे, या तो उसको गैस मानना पड़े और वो सही हो जाए। ऊपर क्या आएगा? गैस मानना पड़े और सही हो जाए। 1/6 है तो यहां से 6 टाइम्स गैस मारा और आंसर सही हो जाए, यहां से कितना गैस मारा और आंसर सही हो जाए, गैस मारने की जरूरत नहीं है और आंसर सही हो जाए। तो 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस मारा और आंसर सही हो जाए इक्वल टू गैस मारने की जरूरत नहीं है और आंसर सही हो जाए। अब चलो, अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब समझो, या तो स्टूडेंट गैस मारेगा या तो गैस नहीं मारेगा। मान लो उसको गैस मारने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स है। गैस मारने की जरूरत कब नहीं होगी? जब उसका आंसर पता होगा। तो गैस मारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? -x। तो उसका आंसर पता होगा या नहीं पता होगा? नहीं पता होगा तो गैस मारेगा। ये चला, ये क्या है? गैस मारने की जरूरत नहीं है तो उसका आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स है, और करेक्ट हो जाए और उसका आंसर पता ही है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। या तो उसको गैस मानने की जरूरत है तो उसका आंसर नहीं पता, और फिर सही भी हो जाए, कितना आएगा?
5 माइनस का 5x इक्वल टू कितना, 2x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5/7। 5/7 प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर पता होगा क्वेश्चन का। and the probability that student knows the answer of a randomly chosen question, right? 7। पता नहीं ये सब आ रहा नहीं आ रहा, नहीं है क्या? हम्म, पक्का समझ गया ना, दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो उसको पता था या तो गैस मानना था, इसलिए पता होने का आंसर एक्स माना, नहीं पता होने का 1 - x होता। चलो 1/2 क्यों लिखा, उसने देखो गैस मारा, उसको गैस मानना है और सही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, गैस मानने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, फिर गैस मानने का सही गैस लग जाए, सही गैस भी तो लगना है ना, पक्का। चलो अगले लिखते हैं। 16 प्लेयर्स हैं, एक टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। They are divided into 8 pairs at random. From each pair, a winner is decided on the basis of the game played between the two players of the pair. Assuming that all the players are equal strength, what is the probability that player S1 is among the 8 winners? 16 लोगों के हमने 8 ग्रुप बनाए, दो 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 के, और हर एक के बीच में मैच खेला गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 8 विनर्स होंगे उसमें S1 मौजूद होगा? कोई पेन नहीं उठाना, सोचना है सीधा। क्या S1 के 8 विनर्स में से होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी? क्या सोच रहे हो तुम लोग, क्या सोच रहे हो? एक प्लेयर में से एक ही जीतेगा, क्या बोल रहे हो? एक पैर में से एक ही जीतेगा, सही बात है बिल्कुल। हाँ बोलो, सही है कि नहीं? सही है बिल्कुल। सिंपल सी बात है, S1 के साथ कोई भी टीम अप कर जाए, कोई भी, फिर उनकी लड़ाई होगी, और दोनों बराबर स्ट्रेंथ के हैं, ऑल आर इक्वल स्ट्रेंथ लिखा है ना, तो S1 जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, सही बात है। हाँ दिक्कत है तो यहाँ, the probability that S1 is among the 8 winners 1/4, गलत बात। The probability that exactly one of the two players S1 and S2 is among the 8 winners, अच्छा, exactly one of S1 and S2 should be among the 8 winners। हम्म, तो सिंपल सी बात है, S1 और S2 में से एग्जैक्टली बनाना चाहिए, तो S1 जीत जाए, S2 हार जाए, या S1 हार जाए और S2 जीत जाए, तो ये किस बनेंगे, S1 जीत जाए बाय 2, है ना? सही कर रहा हूँ क्या मैं ये? अब इसमें छोटा सा लफड़ा होगा, सोचो क्या, अगर S1 S2 आपस में ही टीम कर गए हो तो, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया। या तो देखो केस बनाओ कि S1 S2 आपस में नहीं खेलने चाहिए, S1 S2 आपस में नहीं खेलने चाहिए, फिर ये हो जाए, S1 अपना मैच जीत जाए, S2 अपना मैच हार जाए, या S1 अपना मैच हार जाए, S2 अपना मैच जीत जाए। या सेकंड केस, S1 S2 आपस में खेल ले, तो कोई भी जीते एक ही पहुंचेगा। तो पहला सवाल तो ये है कि S1 के साथ S2 ही मैच खेले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? S1 के साथ S2 मैच खेले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? सिंपल सा पूछ रहा हूं, S1 के साथ कोई भी खेल सकता था, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि S2 उसके साथ खेलेगा? जो मैं पूछना पहले उतना बताओ अभी।
S1 के साथ कोई भी मैच खेल सकता था, तो S2 खेले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सोचो, S1 के साथ 15 में से कोई भी खेल सकता था ना, तो S2 खेले, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/15 है। अब उसमें फिर S1 जीते या S2 जीते फर्क नहीं पड़ता, एक ही बंदा पहुंचेगा। या सेकंड केस, S1 के साथ S2 ना खेले, 14/15। अब S1 जीत जाए, S2 हार जाए, या S1 हार जाए, S2 जीत जाए, 1/2 इंटू 14/15 प्लस 1/15, 7/15, और ये तो कितना, 8/15। ये तरीका है। और दूसरा सोचो, एक बहुत ही सिंपल तरीका, अगले राउंड में 8 लोग पहुंचना है, अगले राउंड में 8 लोग पहुंचना है, वो 8 लोग कोई भी हो सकता है 16 में से, और S1 S2 में से एक को पहुंचाना है। सोचो, अगले राउंड में हमें 8 लोगों को पहुंचाना है, तो कोई भी 8 हो सकता है, और S1 S2 में से एक ही पहुंचना चाहिए, कौन सा? है पक्का? कुछ तो बोलो यार। सुना? ये तरीका है। अब ये तरीका इसलिए ध्यान देना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मैं इसी क्वेश्चन को और एक्सटेंड करता, कि पहले कितने लोग थे, 16, पहले राउंड के बाद कितने बचेंगे, 8, फिर सेकेंड राउंड के बाद कितने बचेंगे, 4, तो कितने बचते, 2, लास्ट में कितना बचता, 1। और मैं तुमसे पूछूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि S1 इज द विनर? विनर मतलब समझ गए? क्या प्रोबेबिलिटी है कि S1 विनर होगा सब में? तो इसको सोचो, अगर तुम बारी बारी करने जाओगे, कि S1 को पहले यहां पहुंचाओगे, फिर यहां पहुंचाओगे, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे सोचने में पागल हो जाओगे। तो सिंपल सी बात है, आखिरी बंदा 16 में से कोई भी हो सकता था, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो S1 हो? जो आखिरी बंदा था, वो इन 16 में से कोई भी हो सकता था ना, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो S1 हो? समझ में आया? इसी में सोचो, अगर क्वेश्चन पूछ लिया होता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट S1 एंड S2 प्लेस फाइनल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि S1 और S2 फाइनल खेलें? फाइनल मतलब समझ गए ना, ये फाइनल होगा। क्या लोग बताओ, फाइनल किन्हीं भी दो लोगों के बीच में हो सकता था, फाइनल किन्हीं भी दो लोगों के बीच में हो सकता था। क्या प्रोबेबिलिटी कि S1 और S2 के बीच में हो, 2/2। ये बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? समझ गए ना, कि हम उल्टे तरीके से सोच रहे हैं, हम सीधा ये सोच रहे हैं कि ये दो बंदे कौन से दो हो सकते थे, इतने तरीके हैं, और वो S1 S2 ही हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1। नहीं, बिल्कुल ही नहीं आया क्या? पक्का? बोलो। ठीक है, ये तरीका भी अच्छा था, लेकिन आया था। चलो अगले देखते हैं। 4 fairy dice, each having 6 faces, are rolled. In the party that D4 shows a number appearing on one of the D1, D2 and D3. काफी अच्छा क्वेश्चन। 4 पेयर डाइस हमने रोल किए, क्या प्रोबेबिलिटी है D4 में वन ऑफ द नंबर अपेयर जो D1, D2, D3 में है, वही में से कोई एक आया हो?
कैसे करोगे? हम्म? बिल्कुल केस बनेंगे, या तो चारों में सेम आ जाए, चारों सेम आ जाते तो आ जाएगा, या इन तीनों में सेम आ जाए, मतलब ऐसा, या दो में सेम आ जाए, एक में क्या आ जाए अलग, है ना? मतलब दो में सेम आ जाए, ऐसा करें, तीनों में सेम आ जाए, आई आई आई, तो चौथे में वही आना पड़ेगा, या दो सेम आ जाए और एक अलग आ जाए, इससे फिर इनमें से कोई एक आना पड़ेगा, या तीनों अलग आ जाए, तो यहां पर इनमें से एक आना पड़ेगा। तीन केस बनते हैं। चलो, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? चारों में कोई भी आ सकता है, सिक्स 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 फोर, इसका इन तीनों में सेम आ जाए, क्वेश्चन उठता है क्या, 6 तरीके। फिर इसमें आउटपुट आने का एक ही तरीका बचेगा, जो यहाँ पे आया होगा वही आना पड़ेगा। सेकंड केस का आंसर होता है कैलकुलस, सेकंड केस का आंसर कैलकुलस। दो डाइस में सेम आउटपुट आना चाहिए, एक डाइस में अलग आउटपुट आना चाहिए। पहला सवाल उठेगा कौन से दो डाइस, शुरुआत के जो तीन डाइस है उनमें से कौन से दो डाइस में सेम आउटपुट आना है, उनमें क्या आउटपुट आना है, जो थर्ड डाइस होगा उसमें एक अलग आउटपुट आना है, और जो फोर्थ डाइस होगा उसमें इन दोनों में से कोई एक आउटपुट आना है। सेकंड केस क्या था, दो डाइस में सेम आउटपुट आए, एक डाइस में अलग आउटपुट आए, तो पहला सवाल उठता कौन से दो डाइस में सेम आउटपुट आएगा, कौन सा आउटपुट आएगा उन दोनों में, जो थर्ड डाइस है उसमें कुछ डिफरेंट आउटपुट आना है, तो कौन सा, अब जो चौथा डाइस है वो उसमें इन दोनों में से कोई एक आउटपुट आना है। ठीक है, ये अलग केस क्या है, तीनों में डिफरेंट आउटपुट आ जाए, तो पहले डाइस में कोई भी आउटपुट आ जाए 6 तरीके, अगले में कुछ भी आ जाए, अगले में कुछ भी आ जाए, लास्ट वाले में इनमें से कोई एक आना चाहिए, बस ये आ जाएगा, तो एक छह तो कट ही जाएगा, है ना? बचता कितना, 1, 10 और 3, 30, 20 और 3, 60, 2 1 6, 91/216, ठीक है ना आगरा? कुछ तो बोल दो। नहीं है क्या? पक्का है ना, पक्का? देखा आगे, 3 boys and 2 girls stand in a queue. What is the party that number of boys ahead of every girl is at least one more than number of girls ahead of her? 3 boys है 2 girls हैं, number of boys ahead of every girl should be at least one more than number of girls ahead of her. जरा सोचो, तो जो पहली गर्ल होगी इससे पहले कितनी गर्ल्स अहेड है, 0, तो बॉयज कितने अहेड होने चाहिए, एटलीस्ट वन मोर, तो कम से कम एक बॉय तो यहाँ आना ही आना चाहिए, कम से कम एक बॉय, हो सकता है 2 बॉय आ जाए, हो सकता है, हो सकता है पहले गर्ल से तीनों बॉयज अहेड आ जाए इसमें, ठीक है ना? अब देखो तीनों बॉयज अहेड आएंगे तो गर्ल 1 यहाँ, गर्ल 2 यहाँ, एक केस तो ये फाइनल हो गया, हो गया। इसमें देखते हैं, तो पहली गर्ल से अहेड 2 बॉयज हैं, अब थर्ड बॉय यहाँ आ भी सकता है, बोलो, या हो सकता है थर्ड बॉय यहाँ आ जाए, क्योंकि देखो इस गर्ल से पहले कितनी गर्ल्स हैं, एक, तो इस गर्ल से पहले कम बॉयज कितने होने चाहिए, एक से ज्यादा, देखो दो तो है ही,
हमारे इसमें दो केस बनेंगे। पहली गर्ल से अहेड हमने दो बॉयज माने, थर्ड बॉय यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था। कुछ तो बोलो, इससे बात करते हैं। अगला बताओ, क्या गर्ल हो सकती है? अगले में क्या गर्ल हो सकती है क्या? अगर मान लो यहाँ गर्ल होती, तो इस गर्ल से पहले कितनी गर्ल्स हैं? एक। तो बॉयज कितने होने चाहिए? इससे एक ज्यादा, दो तो नहीं है। बस पक्का यहाँ पर बॉय ही होगा। अब बचा एक बॉय और एक गर्ल। अब हो सकता है यहाँ पे क्या आ जाए? गर्ल आ जाए, और फिर क्या आ जाए? बॉय। या हो सकता था यहाँ पर क्या आ जाए? एक बॉय आ जाए, फिर क्या आ जाए? गर्ल। अच्छा था। टोटल 5 डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। अब इनमें बॉयज को इनकी जगह अरेंज कर दें, गर्ल्स को इनकी जगह अरेंज कर दें। 6 तो 12, 12 5 60। और इनको अरेंज करने के टोटल 5 फैक्टल बाय। इसलिए बाद में मैंने क्या किया, 5 अरेंजमेंट्स टोटल पॉसिबल थे। इन 5 में से कोई एक तरीका सेलेक्ट किया। उनमें बॉयज को आपस में अपनी जगह अरेंज करने के 3 फैक्टल, गर्ल्स को अपनी जगह अरेंज करने के 2 फैक्टल, टोटल 5 लोग अरेंज करने के 6 फैक्टल, 5 फैक्टल। देखो इसमें डेटा कम था इसलिए हम गिन पाए, नहीं तो बहुत गंदा आता क्वेश्चन। क्या? बोले यार कुछ तो पकाया हूँ। चला आगे। A bag contains n balls, some of which are white and the others are black. White being more than in number than black. Two balls are drawn at random from the bag. ठीक है भाई, without replacement. It is found that probability that the two balls are of same color is the same as probability of they are of different colors. ठीक है भाई. It is given that n is between इतना, then k denotes the number of white balls. Find the exact value of k plus n. Simple है तो. मैं क्वेश्चन क्या है? एक बैग में कितने बॉल्स है? टोटल n बॉल्स है। मैं n को कुछ देर के लिए 2n मान रहा हूँ है ना, 2n मान रहा हूँ है ना, लास्ट में रिप्लेस कर देंगे ना, ठीक है ना। ऑफ विच सम आर वाइट एंड सम आर ब्लैक, वाइट बीइंग मोर देन ब्लैक, तो वाइट की क्वांटिटी पक्का n से कैसी होगी? ज्यादा होगी। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट। इट इज फाउंड दैट टू बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, सेम कलर, तो मान लेते हैं व्हाइट इसमें कितने होते हैं? x, एनी मान लेते हैं, चलो व्हाइट कितने होते हैं मान लो x, ब्लैक कितने होते हैं? n माइनस का x, और x पक्का तुम्हारा क्या होगा? n/2 से बड़ा होगा है ना। दोनों सेम कलर के हों, या दोनों व्हाइट हो, या दोनों ब्लैक हो, इसके होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू बोथ और ऑफ सेम कलर इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर, तो दोनों डिफरेंट कलर होने की प्रोबेबिलिटी, एक व्हाइट और एक ब्लैक, सो क्या जाएगा? ठीक है ना, समझ ना। चलो ये आ गया अपना। तो x(2) x इंटू एक्स माइनस 1/2 प्लस n माइनस का x इंटू n माइनस एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू x इंटू n माइनस का x, है ना। हो जाएगा ये x का स्क्वायर माइनस का x, यहाँ से कितना आएगा? n माइनस एक्स माइनस 1 है नहीं, तो n माइनस एक्स का होल स्क्वायर, n माइनस एक्स का कितना? होल स्क्वायर माइनस n प्लस एक्स, यहाँ से कितना आएगा? एन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना। दोस्तों यहाँ से ठीक ना, एन स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना? 2nx। कुछ कटे क्या? कुछ नहीं कटा क्या? कुछ भी नहीं कटा तो यार।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा 3x का स्क्वायर। एक्स का ऑप्शन कितना आएगा देखो माइनस का 2n माइनस का 1 प्लस का 1 ये कट गया बस ना। अच्छा यहाँ से भी तो आएगा यहाँ से भी तो आएगा ना। देखो माइनस का n क्या था ना कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर हो गया एक्स हो गया यहाँ से कितना चाहिएगा n का स्क्वायर माइनस का n कुछ अच्छा नहीं आया तो कितना बचा 3x का स्क्वायर ये कटता माइनस का कितना 3nx माइनस का कितना 3nx प्लस का n स्क्वायर माइनस n प्लस का n स्क्वायर माइनस का n ठीक है ना। अब x क्या था नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ना। अच्छी बात क्या है x इंटीजर होना चाहिए x क्या होना चाहिए इंटीजर n भी कैसा होना चाहिए इंटीजर ठीक है ना। अब x इंटीजर के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा 3x का स्क्वायर माइनस का 3nx n इंटू कितना n माइनस का 1 चलो और n की वैल्यू इसने दे रखी है 180 से 220 के बीच में बेटा 2 कहाँ गया अच्छा ये 2 भी तो था सही कहा 2 नहीं दिया मैंने हाँ, ये 2 नहीं दिया मैंने ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा ना है ना और कितना बनेगा 2nx आएगा ना माइनस का 4nx हो जाएगा अच्छा ही हुआ वैसे अच्छा हो गया ना ठीक है ना। अब इसके रूट्स चेक कर ले रूट्स अगर चेक करते तो माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4 a इंटू कितना c कितना आएगा n स्क्वायर माइनस का कितना n बाई कितना 2a ये तो x होता और x ध्यान देना इंटीजर होगा ठीक है ना। तो 16n कट गया बचा गया देखो 16n बचा 16 अंडर रूट ऑफ n प्लस माइनस यहां से कितना 4n नीचे कितना 8 और n 180 से लेके 220 के बीच में देखो परफेक्ट स्क्वायर है ना तो 4 तो कट ही जाएगा है ना। तो 180 और 220 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है हाँ? कौन सा 196 16 का होगा ना सॉरी 14 का हो जाएगा ना तो 196 14 प्लस माइनस का 4 इंटू कितना 14 बाई 2 बोलो प्लस का ले ले 7 प्लस अच्छा सॉरी सॉरी 4 n 196 लिया ना 196 प्लस माइनस का 4 इंटू कितना 14 बाई 2 तो 98 प्लस माइनस का 28 एक्स की वैल्यू कितनी आएगी या तो 70 या तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 126 और एन हमने लिया कितना 196 और एक्स क्या थे नंबर ऑफ वाइट बॉल्स जो कि आधे से ज्यादा होने चाहिए थे कौन सा आएगा 126 आएगा समझ रहा यहाँ पे हमें सॉल्व किसके लिए करना था इंटीजर के लिए इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होने चाहिए इंटीजर यहाँ पे अंडर रूट बन गया तो इसको इंटीजर होने के लिए परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा लग नहीं रहा है ये नहीं है क्या एक्स वाइट बॉल्स माने n माइनस एक्स ब्लैक बॉल्स होते सॉल्व किया एक्स में क्वाड्रेटिक बना क्या करते और कोई ऑप्शन ही नहीं है एक ही ऑप्शन बचता है एक्स क्या आता है इंटीजर होगा नंबर ऑफ वाइट बॉल्स तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इंटीजर आने चाहिए यहाँ पे सॉल्व किया तो बड़ा अच्छा बन गया नहीं कल हो गए ठीक है तो मैं क्वेश्चन भेज दूंगा प्रोबेबिलिटी वाले बुकलेट में से वो सारे क्वेश्चंस लगा लेना ठीक है ना लगा तो रहे हो ना हाँ शीट्स मिल गई थी क्या मेंस वाली मैंने कुछ कुछ और चैप्टर की दी थी हाँ
शायद दे दी थी ना, हम मिल रही है, ले लेना अभी, है ना? टिक कर लोगे ना? तो क्लास नहीं चाहिए क्या तुम लोगों को, या सिर्फ तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है, डाउट पूछना है, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या कि सब बस डाउट्स आउट्स कर लें? बोलो दोस्तों, कुछ नहीं। चलो यहाँ तक आया, जो क्वेश्चन भेजू मैं वो कर लेना ध्यान से, ठीक है ना? ठीक है बेटा, चलो डाउट्स आउट्स लेके आ जाया करो, है ना? चलो कल मिलते हैं ना।